हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 71 है और काफ़ी महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी के यहाँ पे एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप सभी को विदित होगा जैसा कि उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्ज़ाम में जो पैटर्न एग्ज़ाम का वो 20 की हिंदी आती है, 40 की उत्तराखंड जी के आती है, 30 से लेकर 32 क्वेश्चन यहाँ पे जीएस के पूछे जाते हैं कंप्यूटर प्लस, और साथ ही 6 से 8 क्वेश्चन हमारे हमेशा पूछे जाते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है दोस्तों। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, चैनल पे जो टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। जीके आपका कवर हो जाएगा सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज से, और अपने उत्तराखंड जीके को आप टेस्ट कर सकते हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट 79 आज अपलोड हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ साथ सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज के लिए ये वाली सीरीज जिसका आज पार्ट 71 है। तो आप अपना अच्छा आकलन भी कर पाएंगे, और यकीन मानिए अगर आप इन टेस्ट सीरीज को प्रारंभ से ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आपके अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम में। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी रीजनिंग के लिए देखिए एक हमारी अलग से सीरीज चल रही है, नंबर सीरीज का आज टॉपिक दिया था, जिसमें हमारे नए एजुकेटर हैं कार्तिक, बहुत अच्छे से वो समझा रहे हैं, बहुत आसान भाषा में आपको पूरा रीजनिंग कवर करवाएंगे। वो नंबर सीरीज हो रही है, डाइस वाला हो गया चैप्टर, उसके बाद हमारा क्लॉक होगा, कैलेंडर होगा, तो ये सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आपको यहाँ पे, निःशुल्क है सभी चीज़ें, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल रही है। उसके साथ साथ हमारे जितने वॉरियस टॉपिक है, उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स है, और साथ ही उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, कवि, साहित्यकार, अन्य जितने भी वॉरियस हमारे टॉपिक्स होते हैं उत्तराखंड के बारे में, सभी मिल रहे हैं। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है इन 3 टेस्ट सीरीजों को आपने। तो चलिए आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 71। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, हिंदी भाषा का सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा का सही अनुक्रम बताना है आपने, यानी कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, तो पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर हमारी हिंदी होती है। ठीक है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो वावल्स की अगर टोटल यहाँ पे बात की जाए, कितने वावल्स होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, तो स्वरों की कुल संख्या होती है दोस्तों 11। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 11 स्वर होते हैं मूलतः, और देखा जाए तो 33 हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, मूलतः बात हो रही है यहाँ पे, अभी हम संयुक्त व्यंजन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और स्वरों में हमारा जो अंतिम जो अंक और ह होता है हमारा, ठीक है, इसको भी हम नहीं ले रहे हैं, अयोग वहा। तो यहाँ पे केवल हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछी जाती है, मूल स्वरों की संख्या, तो हमारी ये 11 होती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वैसे हमारे लघु स्वर पूछे जाते हैं, तो लघु स्वर फिर हमारे 4 होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल स्वर 4 होंगे, माफ़ कीजिएगा, कुल स्वर हमारे 11 होंगे। मूल स्वर 4 कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए ओ के बाद छोटी ई, छोटी ई के बाद ऊ, और ऊ के बाद हमारा अगला जो होता है री। ठीक है, ये होते हैं मूल स्वर, देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जब मात्राएं लगती हैं इनमें, तो फिर यही स्वर क्या हो जाता है, ह्रस्व स्वर बन जाते हैं। तो प्लुत स्वर, स्वर के भी 3 टाइप होते हैं, लघु स्वर होते हैं हमारे, उसके बाद दीर्घ स्वर, या सबसे पहले ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर के बाद हमारा दोस्तों प्लुत स्वर होता है, एक प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर में जैसे ओ ऐसे आ जाता है बीच में, ओम जैसे हम लिखते हैं ना, ओ अ म हो जाता है, देखिए ये वाला ओ हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 11 हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए, और हमारे 33 व्यंजन, टोटल कितने हो गए, 44 वर्ण होते हैं हमारे पास, देखा जाए तो मूलतः। अगला देखिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ जो ध्वनि होती है किस प्रकार की ध्वनि है, दंत्य है, ओष्ठ है, तालव्य है, वर्त्य है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। छ जो है दोस्तों हमारी कैसी ध्वनि है, ये एक तालव्य ध्वनि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छ कैसी है, तालव्य, यानी कि तालु से निकलने वाली ध्वनि। तो हमारे जो वर्ण के अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग है दोस्तों, क वर्ग में क ख ग घ ङ, ये सभी क्या होते हैं, कंठ वर्ग वर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद चौ वर्ग जो होता है हमारा, चौ छ जौ जौ यो, तालु या तालव्य वर्ग है। इसके बाद हम देखते हैं टौ ठौ डौ डौ ण, ये हमारा क्या होता है, मूर्धन्य वर्ग है, या वर्ण हैं जितने भी हैं। ठीक है, इसके बाद दंत्य वर्ण आ जाते हैं, तौ थ द ध न। ठीक है, इसके बाद हमारे ओष्ठ वर्ण आ जाते हैं, प फ ब भ म। इसके बाद हमारे नासिका से निकलने वाले कुछ हमारे वर्ण भी होते हैं, जैसे अंक, न्यो, अण, नौ, म, ये सभी नासिका न, आप जब भी इनको बोलते हैं तो नाक से भी ध्वनि निकलती है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो छ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है, तालव्य, तालु। सही वर्तनी वाला शब्द चुने, इसमें जो सबसे शुद्ध है वो चुनना है आपने, बहुत सिंपल है। तो सही हमारी वर्तनी होती है, देखिए शारीरिक की सा,
फिर हमारी बड़ी ई की मात्रा री में, फिर छोटी ई की मात्रा रॉ में शारीरिक। ठीक है, ये ऐसे होता है शारीरिक। चलिए, तो यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराशा संधि विच्छेद करना है, बहुत सिंपल है। निराशा का संधि विच्छेद होता है दोस्तों सही सही निह धन आशा, यानी कि निराशा बोला जाए तो कौन सा इसमें संधि है, तो इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि, विसर्ग। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्यायाम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो व्यायाम जो शब्द है दोस्तों, इसमें कौन सी संधि का उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए व्यायाम। तो व्यायाम का आपको पहले संधि विच्छेद भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो वी धन आयाम, वी धन आयाम, ये व्यायाम हो जा रहा है। वी यानी कि ई धन आ बराबर या हो जा रहा है यो। कौन सी संधि की विशेषता है, जब हमारा ई धन ओ बराबर यो हो जाता है तो यहाँ पर हमेशा होती है यंग संधि, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। ठीक है, यंग संधि हो जाएगी इसमें, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे आचार शब्द के आगे, जिससे फिर हमारा नया शब्द बनेगा, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा अति। अगर आचार के पहले हम अति लगाते हैं तो ये हो जाता है अति आचार। अति आचार यानी कि अति धन आचार बराबर अत्याचार, क्या हो जाएगा, अत्याचार। अत्याचार का मतलब ही क्या होता है, जुल्म होता है। ठीक है, तो आचार के आगे अगर हम अति लगाते हैं तो यह अत्याचार शब्द हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तद्भव क्या होता है पता होना चाहिए। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए होते हैं। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट किया होता है हमने। तद्भव शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों, होते तो ये हमारे मूलतः शब्द होते हैं, लेकिन थोड़ा इनका विकृति आ जाता है इसमें। ठीक है, रहन सहन लोगों के सामाजिक परिवेश में आने की वजह से शब्द क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द या प्योर संस्कृत का शब्द आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, गोधूम, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, गोधूम। ठीक है, बी सही है इसमें। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, तो पाकशाला, पाकशाला का मतलब होता है रसोई घर। पाकशाला का मतलब क्या होता है, पाक मतलब भोजन, शाला मतलब घर, तो पाकशाला का मतलब हो गया यहाँ पे रसोई घर। और पाकशाला दोस्तों कैसा शब्द है, यौगिक, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बन रहा है। ठीक है, तो रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, थोड़ा समझिए। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है दोस्तों जिसको हम तोड़ फोड़ नहीं सकते। एक ऐसा शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ है, जैसे पानी, पानी को क्या हम तोड़ सकते हैं, इस शब्द को नहीं तोड़ सकते। मेज, मेज शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं। यौगिक शब्द में ऐसे शब्द आ जाते हैं दोस्तों जो अलग अलग शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसे पाकशाला, पाक धनशाला, पाक मैंने क्या बताया आपको, खाना, शाला मतलब घर। ठीक है, और हमारा विद्यालय हो गया, विद्याधन आलय। ठीक है, विद्या का आलय है जो, ठीक है, आलय मतलब घर। ये हमारे यौगिक शब्द हो गए जो हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, सार्थक खंड हो सकते हैं जिस शब्द के, वो यौगिक में आ गया। योगरूढ़ शब्द हमारा क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा शब्द हो जाएगा जिसका कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा होगा, शब्द होगा एक उसका अलग ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल जलज शब्द, जलज, जलज का मतलब अगर मैं अर्थ निकालूँ तो होता है जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला। लेकिन जलज शब्द का जो हम देखते हैं तीसरा अर्थ क्या जाता है, कमल, कमल के फूल को भी तो जलज बोला जाता है। ऐसे ही दोस्तों देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दशानन। ठीक है, दशानन, दशानन मतलब क्या होता है, 10 आनंद, यानी कि 10 हैं सिर जिसके, 10 आनंद। अब 10 सिर वाला व्यक्ति कौन था इस धरती, इस ब्रह्मांड पर, एक ही आदमी तो हुआ जिसके पास 10 सिर थे, तीसरा अर्थ आ गया यानी कि रावण। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं जिसका कुछ तीसरा अलग ही अर्थ निकल जाता है। यौगिक में दो सार्थक खंड हो सकते हैं शब्द के, रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जो टूट ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो पाकशाला कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक, ऑप्शन 20 में सही है। राज्य के किस साहित्यकार को फणीश्वर नाथ रेणु के समकक्ष रखा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिसको फणीश्वर नाथ रेणु के समकक्ष रखा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, शैलेश मटियानी। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य में आंचलिक साहित्यकार कहलाते हैं, आंचलिक साहित्यकार। ठीक है, आंचलिक साहित्य क्या होता है, आंचलिक साहित्य मतलब एक किसी क्षेत्र विशेष पर फोकस करके रचना करना, किसी क्षेत्र विशेष पे फोकस। जैसे शैलेश मटियानी जी की बात करते तो उनका जो हमारा सेलेक्टिव एरिया रहा होगा वो उत्तराखंड का जनजीवन रहा होगा, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है। ठीक है, किसी एक विशेष अंचल, अंचल का मतलब एक प्लेस होता है, इसीलिए आंचलिक साहित्यकार का मतलब है किसी एक विशिष्ट प्लेस को नज़रिए में रखते हुए जो रचनाकार या साहित्यकार रचनाएं करता है वो साहित्यकार कहलाता है आंचलिक साहित्यकार। शैलेश मटियानी की तुलना होती है फणीश्वर नाथ रेणु से।
उत्तराखंड राज्य का जो आंचलिक साहित्यकार कहा जाता है किसको? शैलेश मटियानी जी को कहा जाता है। और उत्तराखंड राज्य का मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसको कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक, तो उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी को कहा जाता है। दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का आंचलिक साहित्यकार या उपन्यासकार शैलेश मटियानी, उत्तराखंड राज्य का मनोवैज्ञानिक साहित्यकार या मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। अब पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको बता चुका हूँ दोस्तों, जो कि 90% काम करते हैं। कुछ अपवाद वाले शब्द हैं, उन अपवाद वाले शब्दों को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा हमारे पास ये ट्रिक 90% काम करती है। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी शब्द दिया है उसके आगे आपको एडजेक्टिव लगा देना है। एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण लगा देना है। विशेषण जैसे लगाएंगे उस शब्द के आगे आपको डिफाइन हो जाएगा कि दिया गया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन मैंने बता दिया कि 90% ही ट्रिक काम करेगी, कभी कभी अपवाद होता है किसी किसी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम अच्छे से देखते हैं, विशेषण लगा के देखते हैं। बुढ़ापा, अच्छा बुढ़ापा या अच्छी बुढ़ापा? अच्छा बुढ़ापा, बुढ़ापा अच्छा है या बुढ़ापा गंदा है या गंदी है? बुढ़ापा गंदा है। ठीक है, तो बुढ़ापा तो भैया हमारे साफ साफ पता चल गया गंदा है। आ का बोध हो रहा है अकारांत, यानी कि हमारा पुल्लिंग है भैया। ठीक है, जड़ता की मैं बात करूँ तो अच्छी जड़ता, अच्छा जड़ता, तो अच्छी जड़ता होता है। ठीक है, घटना, घटना क्या होगा? देखिए, अच्छी घटना या अच्छा घटना? अच्छी घटना ना, मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पे एक अच्छी घटना हुई मेरे साथ, बोलते हैं। ठीक है, दया, दया में देखिए, दया में अगर हम अच्छा या अच्छी लगाते हैं तो कौन ज़्यादा परफेक्ट रहता है? अच्छा दया या अच्छी दया? ठीक है, दया करना अच्छी बात है, दया करना अच्छी बात है। ई जहाँ पे बोध हो रहा है, इकारांत बोध हो रहा है, तो वहाँ पे हमेशा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आकारांत का बोध हो रहा है तो वहाँ पे पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो ऐसे आप डिफाइन करें। तो बुढ़ापा शब्द में केवल डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, और बुढ़ापा अच्छा है, बुढ़ापा अच्छी है मैं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल निरर्थक लग रहा है। ठीक है, तो बुढ़ापा शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 90% बोल दिया मैंने, काम करती है ये। और 10% दोस्तों इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद होता है कहीं कहीं किन्हीं शब्दों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। ठीक है, और ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं प्रविशेषण। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रख लें। विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है प्रविशेषण। ठीक है, दूरदर्शन किसका उदाहरण है? दूरदर्शन जो है दोस्तों, टीवी हम देखते हैं, दूरदर्शन में बहुत सी चीज़ें आते हैं। दूरदर्शन में समाचार भी आता है, दूरदर्शन में हमारा लाइव टेलीकास्ट भी आता है मैच का। ठीक है, तो दूरदर्शन किसका उदाहरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण है। ठीक है, जितने भी न्यूज़ चैनल है दोस्तों, हमारे आज तक हो गया, डीडी न्यूज़ हो गया, जो भी हमारा राज्यसभा टीवी वगैरह, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जाम्पल है। सोशल मीडिया में हमारी और चीज़ें आ गई। सोशल मीडिया में आज की डेट में यूट्यूब जो है ये भी सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है। आधे चैनल तो यहाँ पे भी आ चुके हैं ना, तो थोड़ा बहुत इसमें भी कंट्रोवर्सी होगी अब देखा जाए। और सोशल मीडिया में हमारे पेजेस आ गए, जैसे हमारे पेज होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, ये सभी चीज़ें, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सभी हमारा किस में है? सोशल मीडिया में। प्रिंट मीडिया हमारा वही पारंपरिक जो हमारा चल रहा है, अखबार, न्यूज़पेपर, जो हमारा ऑफलाइन मोड में सुबह सुबह आता है न्यूज़पेपर घर पे, वो प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। मैगजीन वगैरह हो गए जो भी है हमारे। ठीक है, तो दूरदर्शन किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो दिए गए विकल्पों में निजवाचक सर्वनाम, तो अगर सर्वनाम अच्छे से पढ़ा है डिटेल में तब बना पाएंगे क्वेश्चन। निजवाचक सर्वनाम ये होते हैं जिसका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप सही हैं तो जग भी सही है। आप अपने लिए यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा मतलब जो होता है निजवाचक सर्वनाम, आप अपने लिए जो होता है वो निजवाचक में, निज का मतलब निजी, मतलब पर्सनल। ठीक है, तो ऐसे आपको डिफाइन करना होगा। एक बार पढ़ लीजिएगा सर्वनाम के भेद। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निधन का मतलब क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाना, और मृत्यु का पर्यायवाची इसमें साफ साफ पता चला, देहावसान जो होता है वो निधन का पर्यायवाची होता है। कपाल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो कपाल, ठीक है, फोरहेड की यहाँ पे बात हो रही है, कपाल का समानार्थी शब्द हो जाएगा माथा, ऑप्शन डी, बहुत सिंपल है। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम कोई कार्यालय पत्र लिख रहे हैं तो इनमें, उस पत्र में इनमें से क्या नहीं, नहीं बोल रहा है वो, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत है इसमें? तो स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए, यानी कि गलत भाषा शैली उपयोग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आडंबरपूर्ण मतलब होता है एक बनावटी भाषा, तो बनावटी भाषा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, शैली में होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, पेपर ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए, जो भी मेन मुद्दा है उस पर आना चाहिए, सरलता होनी चाहिए पेपर में। ठीक है, बिल्कुल सहज शब्दों का उपयोग होना चाहिए, और आडंबरपूर्ण भाषा शैली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, इनमें से ये नहीं होना चाहिए।
इनमें से जो शब्द दिया गया दोस्तों अभिज्ञ, उसका विलोम बताना है आपने, ठीक है। तो अभिज्ञ का विलोम हो जाता है अनभिज्ञ, ठीक है। ऑप्शन सी बहुत सिंपल है, अभिज्ञ का विलोम हो जाता है अनभिज्ञ। मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मौन का विलोम बताइए यहाँ पे, क्योंकि शब्द थोड़ा टफ दिए गए हैं, ठीक है। तो मौन का विलोम दिए गए विकल्पों में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मुखर, ठीक है। मौन मतलब चुप, मुखर मतलब ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल टाइप का। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, देखिए कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। तो कार्यालय पत्र, देखिए पत्रों के प्रकार दोस्तों, पत्र प्रकार मैंने दिए हुए हैं, टॉपिक दिया है पूरा, देख सकते हैं आप चैनल पे, ठीक है। वहाँ पे सभी पत्रों का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। तो जो हमारा ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है, फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है ना ये। और इसमें सबसे ऊपर कार्यालय पत्र की हम बात करते हैं अगर, तो कार्यालय पत्र में सबसे टॉप में होता है दोस्तों हमारा कार्यालय का स्थान, ठीक है, जहाँ पे वो प्लेस होता है, वो प्लेस के बारे में सबसे पहले मेंशन होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पत्रों के बारे में थोड़ा आपको पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। पत्र से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में, आपके हिंदी के सिलेबस में भी है हमारा पत्र लेखन हो गया, और साथ ही हमारे जो प्रिंट मीडिया और जो हमारे जो कम्युनिकेशन से संबंधित टॉपिक है ना, जनसंचार, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक तभी मैं क्वेश्चन एक दो डाल के लाता हूँ हमेशा टेस्ट सीरीज में, इसी वजह से। तो चलिए ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, 15+ स्कोर रहा तो बढ़िया स्कोर है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अच्छे से अपनी स्टडी करिएगा। कोई डाउट क्वेरी होगा आज के टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।